हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज से हम स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमारा स्टैंडर्ड 11th में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जो यूनिट है, हमारा लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका चैप्टर है। सो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, अगर हम स्टैंडर्ड 11th और 12th की अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो देर आर 10 यूनिट्स। 5 यूनिट्स आपके स्टैंडर्ड 11th की बायोलॉजी की बुक्स में होते हैं और 5 यूनिट्स आपके 12th की बायोलॉजी की बुक्स में होते हैं। मतलब कुल मिला के 10 यूनिट होते हैं आपके। ये सारे यूनिट में से अगर ये 10 जो यूनिट है, उसमें से जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है, जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 क्वेश्चंस, 15 से 16 क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी में से पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला हमारा यूनिट है नीट की एग्ज़ाम के लिए। इवन आपकी जो पर्टिकुलर जो सेट की एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों, इस यूनिट के ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम। आप सब लोग नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट की एग्ज़ाम एमबीबीएस के लिए ली जाती है। मतलब कि एमबीबीएस की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको हम बोलते हैं नीट एग्ज़ाम। तो यू ऑल आर गोइंग टू बी ए डॉक्टर। आप सब लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ह्यूमन की जो बॉडी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इसके लिए एनटीए के अकॉर्डिंग अगर हम सारे यूनिट की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर और हर चैप्टर के हर एक टॉपिक को आपको बहुत ही प्रिसाइसली रीड करना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो टुडे इज अ लेक्चर 1। आज हमारा लेक्चर 1 है। तो आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है हमारा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम डिस्कस करेंगे कि अर्थवॉर्म है, लीची से, फ्रॉग है, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है और इनमें जो रेस्पिरेटरी होता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा जैसे हम देखेंगे कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेसिक अंडरस्टैंड करते हो तो आपको आगे आने वाले जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाते, बहुत ही ईजी हो जाते। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक very precisely.
It will definitely beneficial for your NEET exam as well as your particular SET exam. तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वापस हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले, कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारा स्टैंडर्ड 11 का 17 नंबर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो बच्चों जैसे आप जानते हो कि जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट की हम बात नहीं कर रहे, एनिमल्स की बात कर रहे। तो जो एनिमल्स होते हैं वो लोग जो भी फूड को खाते हैं, मतलब हम जैसे अगर हम हमारा एग्जांपल लेते तो हम जो भी खाना खाते हैं, ये जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है एंड देन ये जो डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाता है। अंडरस्टूड? ये सारे एनिमल्स में होता है, हर एनिमल्स में इस तरह की सिस्टम होती है। बट सवाल ये होता है हमारा कि ये जो खाना हमारा डाइजेस्ट तो हो गया और ब्लड ने इस खाने को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा दिया। अब ये जो खाना है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज, तो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया आपका। जैसे हम खाने में क्या खाते हैं, तो खाने में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और फैट लेते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है ग्लूकोज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ये जो ग्लूकोज है ये आपका पूरे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच गया। जैसे एग्जांपल आप ले लो कि ये हमारा सेल है और ये न्यूक्लियस है। अब ये जो ग्लूकोज है ना ये आपके सेल में पहुंच गया, ग्लूकोज C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज आपका पहुंच गया। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ग्लूकोज है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हमको ब्रेक डाउन करना है और ब्रेक डाउन करने के बाद इसके अंदर जो भी एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को सेल ट्रैप कर लेगा। तो ये जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसको तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब जो हमने फूड खाया है उसका एक्चुअली ऑक्सीडेशन होगा। इन ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, मतलब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ आपका ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है। बराबर? अब ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया आपका। जैसे एग्जांपल आप ले लो ग्लूकोज, ये सारा काम पे होता है, सेल के अंदर होता है, प्लस O2 ऑक्सीजन। बट नाउ तो ये क्या बनेगा, ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा एंड प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी, प्रोडक्ट हमारी बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मीन्स के ATP। जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी ATP के फॉर्म में सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उसको स्टोर कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रेस्पिरेशन। मीन्स के सिंपल रेस्पिरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बराबर, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी, एंड जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रेस्पिरेशन। ये हर एक एनिमल्स के अंदर होगा, चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो मालूम पड़ गया बच्चों, रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट। तो आप अगर आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक देखोगे, पेज नंबर आप देखोगे 268 में आपको जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। अब देखो, ये रेस्पिरेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई सेल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सेल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है
ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन सेल कहां से लेगा, मतलब एनिमल ये ऑक्सीजन कहां से लेगा, तो एनिमल इस ऑक्सीजन को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से लेता है, जिसको हम बोलते हैं इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि एनिमल्स अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को लेता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। फिर जब ये फूड को ब्रेक डाउन करता है तो जो वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इट शुड बी एक्सहेल फ्रॉम बॉडी, बिकॉज ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हार्मफुल है एनिमल के लिए। तो सेल ने जो ऑक्सीडेशन किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर, एटीपी मीन्स के एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप जो देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो इट शुड बी एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ऑक्सीजन को लेना मीन्स के ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये एनिमल के लिए जरूरी हो जाएगा रेस्पिरेशन करने के लिए। तो जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं एनिमल्स ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, मीन्स के इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज अ ब्रीथिंग। तो इसको हम बोलेंगे ब्रीथिंग। मतलब ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना। ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस मतलब ये जो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और यहां पे एक्सचेंज भी तो हो रहा है ना गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, मतलब कि यहां पे आप देखोगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नाउ अब जैसे बच्चों आप देखो तो चलो रेस्पिरेशन तो आपको मालूम पड़ गया, रेस्पिरेशन आपको मालूम पड़ गया कि भाई रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा कि रेस्पिरेशन हमको मालूम पड़ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि रेस्पिरेशन हमारे दो तरह के होते हैं। तो एक जो रेस्पिरेशन होगा हमारा, दो तरह के रेस्पिरेशन होगा। एक होगा हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये जो इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है इट इज केमिकल प्रोसेस। जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ना वो केमिकल प्रोसेस है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। रेस्पिरेशन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इट इज नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट बट यू शुड अंडरस्टैंड। बराबर, आपको ये मालूम होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। बराबर, तो इंटरनल ऑक्सीजन इंटरनल रेस्पिरेशन जहां पे क्या होता है, ये एक तरह की आपकी केमिकल प्रोसेस है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ये सेल के अंदर होती है, जहां पे सेल क्या करता है, अब देखो यहां पे इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है। सेल जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ये एक तरह की केमिकल प्रोसेस है इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन एंड जो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को वो ट्रैप कर लेता है। मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, ये टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको सेल ट्रैप कर लेता है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये बाय चांस मतलब कि कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनल रेस्पिरेशन आपकी केमिकल प्रोसेस है और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो आपकी फिजिकल प्रोसेस है। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस जहां पे क्या होता है एक्चुअली एनवायरमेंट मतलब कि एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है।
गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसे एग्जांपल आप देखो तो अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, एल्वियली के अंदर होता है, मतलब कि एल्वियुलर सैक के अंदर होता है। बट जो नोस्ट्रिल होता है तो हम बाहर से यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन होगा वो मैं अपने नोज मतलब कि जो नोस्ट्रिल है उसके थ्रू लूंगा, और लंग्स में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैं नोस्ट्रिल के थ्रू एनवायरनमेंट में डालूंगा। तो ये जो प्रोसेस, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये भी तो एक तरह का रेस्पिरेशन है आपका, बट ये एक फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही, फिजिकल प्रोसेस है। तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। चलो, तो ये तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया, आई होप बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ाया होगा। ओके बच्चों, नाउ मतलब हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या होता है ये हमने देखा, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है वो हमने देखा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है वो हमने देखा। अब जो हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखो तो हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी होता है, यूनिसेल्यूलर। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो तो एरोबिक बैक्टीरिया, या तो प्रोटिस्टा की बात करें तो अमीबा। तो यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, और अमीबा, प्रोटिस्टा, तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो इनके बारे में बच्चों आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जांपल आप देखो एरोबिक बैक्टीरिया, और जो प्रोटिस्टा होते हैं अमीबा, अमीबा आपका प्रोटिस्टा है, तो ये प्रोटिस्टा होते हैं, इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा लाइक अमीबा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बने हुए हैं ना, तो इनकी जो बॉडी है ना, वो पूरी बॉडी की जो सरफेस है इट इज डायरेक्टली कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इज इनफ फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। तो याद रखना है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो कैसे होगा, तो समझो कि ये हमारा अमीबा है, इट इज अ अमीबा। तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन सिस्टम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ये इनका न्यूक्लियस है। अब आप देखो तो ये जो अमीबा की जो सरफेस है ये यूनिसेल्यूलर है, इट इज डायरेक्टली कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है सेल और एनवायरनमेंट के साथ, सेल और एनवायरनमेंट के साथ सिंपल डिफ्यूजन होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बॉडी से बाहर जाता है सिंपल डिफ्यूजन से, बराबर, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखना है, अगर आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो आप प्रोटिस्टा, बराबर, तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके बच्चों, मालूम पड़ गया। नाउ इवन कुछ ऐसे भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें भी सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये भी आपकी नीट की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दूसरा जो, अगर आप मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मल्टी सेल्यूलर, तो दूसरा हमारा होता है मल्टी सेल्यूलर, जिनमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। एग्जांपल आप ले लो हाइड्रा, हाइड्रा, तो हाइड्रा आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो हाइड्रा में भी सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि हाइड्रा क्या करता है, अपने सराउंडिंग जो भी वाटर होता है उसमें से ऑक्सीजन को लेता है थ्रू बॉडी सरफेस, एंड बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग वाटर में डिसॉल्व कर देता है।
तो हाइड्रा के अंदर भी सिंपल डिफ्यूजन सिस्टम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो बच्चों मालूम पड़ गया कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अमीबा, उनमें किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ मल्टी सेल्यूलर भी हमने देख लिया। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, पर जैसे एग्जांपल आप ले लो अर्थवर्म। हम एग्जांपल लेते हैं लाइक जैसे कि सपोज अर्थवर्म, फिर जो लीचीस होते हैं, लीचीस, अर्थवर्म ले लो आप एग्जांपल, लीचीस ले लो एंड फ्रॉग ले लो। तो अर्थवर्म, लीचीज एंड जो फ्रॉग होते हैं, इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्किन के थ्रू होता है। तो याद रखना है कि इन अर्थवर्म, लीचीज एंड फ्रॉग, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। प्लीज रिमेंबर, इनमें स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म में स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है कि जो अर्थवर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, लीचीस होते हैं और जो फ्रॉग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी में जो स्किन होते हैं ना, स्किन के थ्रू सिंपली डिफ्यूजन कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। हम नहीं कर सकते, बराबर, वी कैन नॉट एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू हम नहीं कर सकते। तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मीन्स के अ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सिंपल। और एग्जाम्पल बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हमको याद रखना है अर्थवर्म, लीचीज एंड फ्रॉग, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी में जो भी एग्जाम्पल है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जो भी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो बच्चों आपको रटना है, बिकॉज दे आर डू अवर डाई, करो या तो मरो, उस तरह का है। तो चलो ये हो गया, मतलब आप देखो तो दूसरा जो हमारा रेस्पिरेशन हो गया वो हो गया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आपको इवन स्कूल की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब जो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का एग्जांपल हो गया आपका अर्थवर्म और वो, बराबर। सेकेंड अगर हम बात करें तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ट्रेकियल रेस्पिरेशन ये किन के अंदर पाया जाता है, तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन का जो एग्जांपल है वो है आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स में जो आर्थ्रोपोड्स, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रेकिया के थ्रू होता है। तो सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ट्रेकियल रेस्पिरेशन। दोनों तरह के आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, दोनों तरह के आर्थ्रोपोड्स में ट्रेकियल रेस्पिरेशन होगा। तो फर्स्ट हो गया हमारा क्यूटेनियस जो स्किन के थ्रू होता है, ट्रेकियल रेस्पिरेशन, बराबर, जो ट्रेकिया के थ्रू होता है। थर्ड जो हमारा होता है वो है लाइक जैसे एग्जांपल हम लेते हैं थर्ड का, तो जैसे फीसिस से और प्राउन से, फीसिस, तो फीसिस जो पानी में रहने वाले होते हैं, तो फीसिस क्या करते हैं, तो ये अपने मुंह से पानी को लेते हैं, मतलब कि जो फीसिस होते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। याद रखना है गिल्स के थ्रू, मतलब फीसिस जो रेस्पिरेशन करेंगे वो आपका एग्जाम्पल होगा गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ये लोग करते क्या है, जो फीसिस होते हैं, जो मछलियाँ होती है, ये क्या करते हैं, अपने मुंह के अंदर पानी को लेते हैं, फिर उस पानी को पीछे जो गिल्स है ना वहाँ तक पहुँचा देते हैं, गिल्स, बराबर। अब ये जो गिल्स, उनके बॉडी में जो गिल्स होता है वो डायरेक्ट ब्लड के साथ कॉन्टेक्ट में होता है। तो अब गिल्स में एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। गिल्स क्या करेगा, वाटर के अंदर जो भी ऑक्सीजन होता है उसको खींच के पानी के अंदर डाल देता है, बराबर, और
ब्लड में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गिल्स में चला जाता है एंड देन पानी बाहर निकल जाता है, और इस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो फीसिस और प्राउंस में जो रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू गिल्स इज कॉल्ड, इस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेंकियल रेस्पिरेशन या तो जो फिश होते हैं और जो प्राउंस होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, बराबर। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स इज कॉल्ड ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। अब दूसरे जो हमारे ऑर्गेनिज्म बचे, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स। अब जैसे हम बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट, चौथे जो होंगे वो होंगे टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स, सॉरी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, बराबर। तो जैसे हम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, जैसे उनमें कौन कौन आएंगे, तो उनमें आपके आएंगे एम्फीबियंस, फिर होंगे आपके रेप्टाइल्स, फिर होंगे आपके रेप्टाइल्स के बाद होंगे आपके एव्स, मतलब के बर्ड्स, एव्स एंड मेमल्स, जैसे ह्यूमन हो गया, काव हो गया, बफेलो हो गया, बराबर। तो ये जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमल्स, तो इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। मतलब इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। जैसे अगर हमारी बात करें तो जैसे मैंने ऑक्सीजन को लिया तो ये मेरे लंग्स तक जाएगा। अब लंग्स में जो लास्ट में जो एल्वियोलरी डक्ट होती है, मतलब कि सॉरी एल्वियोलरी जो सेक होते हैं वहां पे एल्विली वहां पे एक्चुअली एक्सचेंज होगा जो लंग्स के अंदर होता है। तो हमारे अंदर मेमल्स के अंदर इवन एव्स जो बर्ड्स है, आपके घर के आजू बाजू जो पीकॉक है या तो जो पीजन है उनमें भी लंग्स के थ्रू होता है। इवन जो रेप्टाइल्स है, बराबर, जैसे लिजार्ड है वो है, तो इनमें भी लंग्स के थ्रू होता है। एम्फीबियंस की बात करें तो इनके अंदर भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इट इज थ्रू द लंग्स। तो सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। याद रखना है पल्मोनरी का मतलब होता है सॉरी लंग्स, पल्मोनरी। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन पाया जाता है वो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। तो बच्चों जैसे आपने देखा यहाँ पे कि अलग अलग तरह के जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है, जो फ्रॉग, अर्थवॉर्म एंड लीचिस उनमें पाया जाता है। ट्रेकियल रेस्पिरेशन आप देखोगे तो आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं, जो ट्रेकिया के थ्रू होता है। दोनों तरह के आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। दूसरे फिशिस और प्राउंस, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, सॉरी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस की आप बात करो, रेप्टाइल्स की आप बात करो, एव्स की बात करो, मेमल्स की बात करो जिसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, तो इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, जैसे कि लंग्स के जो डॉक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, बराबर। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज।
ओके बच्चों, सो अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैंने उसका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ किया हुआ है। शायद आप लोगों को मेरा डायग्राम पसंद आएगा। सो ये है हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब लाइक जैसे कि ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करती है, मतलब कि किस तरह से हाउ डज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ह्यूमन की जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, उसके डायग्राम को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे आपको ये स्कूल के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इवन जो आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पेज नंबर 269, आप पेज नंबर 269 देखोगे, उसमें जो आपका फिगर है फिगर 17.1, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर योर नीट एग्जाम। सो प्लीज़ मार्क, वहाँ पे एक मार्क कर देना कि इट इज़ आईएमपी फॉर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए आईएमपी है। अब जैसे मैं आपको क्या बता रहा था कि मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके स्कूल की एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किससे बनी है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, फेरिंग्स, नोस्ट्रिल होगा, उसके बाद होगा आपका नजल कैविटी। ये आपको वे भी याद रखना है कि किसके बाद क्या आता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, फिर होता है आपका फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियल, देन ब्रोंकियल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोली, या तो जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली सेक, एल्वियोलर सेक। तो याद रखना है बच्चों कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, फेरिंग्स वाला पार्ट होगा आपका, लेरिंग्स होगा, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सेक। ये हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब वन बाय वन हम देखते हैं। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो हम लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। हम क्या करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एटमॉस्फेयर में से जो ऑक्सीजन होता है वो कौन लेता है, तो जो हमारा नोस्ट्रिल होता है। तो यह नोस्ट्रिल मतलब ये जो हमारा पार्ट है बरोबर, उसको ही हम बोलते हैं नोस्ट्रिल। यहाँ से ही ऑक्सीजन आपका बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम लेते हैं। इसके बाद नोस्ट्रिल के बाद आप देखोगे ना तो हमारी एक कैविटी होती है, एक खड्डा होता है नोस्ट्रिल के बाद बराबर, तो जिसको हम बोलते हैं नजल कैविटी। तो ये हमारी नजल कैविटी होता है। नोस्ट्रिल के बाद होता है हमारी नजल कैविटी। ये नजल कैविटी में फाइन हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, एंड इट इज लाइन बाय द म्यूकस। इसमें म्यूकस होता है जिससे कुछ भी डस्ट पार्टिकल है या कोई भी माइक्रोब से जो हवा के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर हमारे नोस्ट्रिल में चला गया तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, मतलब कि दे कैन नॉट एंटर इनटू आवर बॉडी, मतलब यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो क्या हो गया, नोस्ट्रिल के बाद हो गया आपकी नजल कैविटी। नजल कैविटी के बाद आप देखोगे तो एक लंबी सी पाइप होती है लेरिंग्स तक। तो ये जो लंबी पाइप होती है, जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा नोस्ट्रिल हो गया, तो ये हमारी एक नजल कैविटी है और ये एक लंबी पाइप है, ये एक लंबी पाइप है, ये नजल कैविटी हो गया और ये एक लंबी पाइप है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। यहाँ से ये जो हमारा माउथ होता है,
ये जो हमारा मुंह होता है ये भी यहाँ पे ही ओपन होता है। अब देखो ये हमारा माउथ है, मतलब हमने जो भी खाना खाया वो इसी फेरिंग्स में जाएगा, हमने जो भी ऑक्सीजन लिया वो इसी फेरिंग्स में जाएगा। मतलब ये जो यहाँ से लेके अब देखोगे तो ये जो नजल कैविटी से जो पीछे वाला पार्ट है और जो लेरिंग्स ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। सो दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स होता है यहाँ से आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा, जो फेरिंग्स होता है तो मतलब आपका क्या हो गया, ये नजल कैविटी से लेके लेरिंग्स तक का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। सो दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। अब नजल कैविटी का जो पोस्टीरियर जो फेरिंग्स होता है, जो एक्चुअली हमारा नजल वाला फेरिंग्स है, उसको हम बोलते हैं नासोफेरिंग्स, सो नेसोफेरिंग्स। सो ये मतलब कि अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स का जो ऊपर वाला पार्ट है ये बराबर, ये पूरा फेरिंग्स है यहाँ तक, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं नासोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स। फिर यहाँ से आप देखोगे ना तो ये माउथ वाला पार्ट आ गया, यहाँ से हम जो भी खाना खाएंगे वो पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेरिंग्स है, तो ये लेरिंग्स वाला फेरिंग्स हो गया, तो इसको हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। तो याद रखना है बच्चों कि आपका जो फेरिंग्स होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, मतलब डिवाइड नहीं है बट इसको एक ही पार्ट है, बट उसका हमने अलग अलग नाम दिया है। जो ऊपर वाला जो फेरिंग्स होता है जो नजल कैविटी के साथ ज्वाइंट होता है, मतलब पोस्टीरियर ऑफ द नजल कैविटी, उसको हम बोलते हैं नासोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स एंड देन लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। तो चलो ये तो फेरिंग्स हो गया आपका, मतलब क्या हो गया, नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, देन फेरिंग्स, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद हमारा कौन सा पार्ट आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो जो हमारा पार्ट है जो मैंने ब्लू कलर के यहाँ पे बताया, इसको हम बोलते हैं लेरिंग्स। एक छोटा सा बॉक्स होता है, लेरिंग्स क्या होता है, तो एक छोटा सा बॉक्स होता है। लेरिंग्स इज अ स्मॉल बॉक्स विच कनेक्ट, जो ट्रेकिया और फेरिंग्स को कनेक्ट करता है। मतलब ये क्या है, ये हमारा फेरिंग्स है और ये हमारा ट्रेकिया है। तो जो लेरिंग्स है ना, ये एक छोटा सा बॉक्स होता है विच कनेक्ट द ट्रेकिया एंड फेरिंग्स, जो ट्रेकिया और फेरिंग्स को कनेक्ट करता है, ट्रेकिया और फेरिंग्स को कनेक्ट करता है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फेरिंग्स है, और यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे तो ये हमारा ट्रेकिया है, ये हमारा ट्रेकिया हो गया। अब ये दोनों को कनेक्ट करने वाला एक पार्ट है, एक छोटा सा बॉक्स है, दोनों को कनेक्ट करता है। उस छोटे से बॉक्स को हम बोलते हैं लेरिंग्स। सो दिस स्मॉल बॉक्स इज कॉल्ड अ लेरिंग्स। बराबर। नाउ अब दूसरा आप देखोगे तो जो फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के जस्ट ऊपर, जस्ट अपर, एबो, जस्ट एबो एक टिश्यू का फ्लैप होता है, मतलब फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है। बराबर। कहाँ पे होता है, जस्ट एबो द लेरिंग्स, लेरिंग्स के जस्ट ऊपर देर इज अ फ्लैप ऑफ टिश्यू जिसको हम बोलते हैं इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस। यहाँ पे ये लेरिंग्स के थोड़े ऊपर एक टिश्यू का फ्लैप होता है, टिश्यू का फ्लैप होता है, उस फ्लैप को हम बोलते हैं इपीग्लोटिस। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इवन आपकी स्कूल की एग्जाम में या तो नीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है। इपीग्लोटिस करता क्या है, तो जब हम सोलोविंग करते हैं, जैसे कि मैंने खाना खाया तो मैं उसको क्या करूँगा, बॉडी के अंदर डालूंगा ना, यूँ करके। हम खाना खाते हैं ना, गिलना बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गिलना। तो हमने खाना खाया, मैं इसे गिलिंग करूँ, तो ये क्या होता है, ये मतलब जो पाइप होती है वो तो एक ही पाइप है, फूड पाइप और विंड पाइप। यहाँ पे ऊपर देखोगे ना तो एक ही पाइप है, ये एक ही पाइप है। यहाँ से जाके ये पाइप डिवाइड हो जाती है आपकी, बराबर पीछे वाली जो पाइप होती है वो होती है आपकी फूड पाइप। तो यहाँ तक तो दोनों एक ही है ना। तो अगर ये फ्लैप जो होता है ना, तो आप खाना खाओगे तो वो शायद आपके ट्रेकिया के अंदर भी जा सकता है, फंस सकता है। ट्रेकिया चिल्लाएगा भाई ये आपका रास्ता नहीं है, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। ऐसे खाना नीचे आए ना तो ट्रेकिया बोलेगा भाई दिस इज नॉट योर वे, बराबर, जस्ट गेट आउट। तो अब देखोगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या होता है,
ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा टिश्यू का फ्लैप होता है। जब हम सोलोविंग करते हैं, इस फ्लैप को हम बोलते हैं इपिग्लोटिस। तो जब हम सोलोविंग करते हैं तो इपिग्लोटिस कवर द लेरिंग्स। इपिग्लोटिस विंड पाइप को कवर कर देता है, जिससे जो खाना होता है, जो फूड होता है और जो वाटर होता है वो विंड पाइप में एंटर नहीं हो सकता है, विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं हो सकता है। ये काम है आपका इपिग्लोटिस का। तो क्या हो गया बच्चों, नोस्ट्रिल हो गया, नजल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया। अब लेरिंग्स के बाद आपकी एक लंबी ट्यूब होती है, अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, जो मतलब गले से, गले वाले हिस्से से शुरू होते होते, हाँ एक चीज याद रखना है कि ये जो लेरिंग्स होता है ना, वहाँ पे वोकल कोड होता है, वहाँ पे वोकल कोड होता है। तो उस जिसको हम बोलते हैं, वो जो वोकल कोड होता है जहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो वॉइस एक्चुअली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स में एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पे वो वोकल कोड होती है, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके लिए उसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, तो आपका वॉइस बॉक्स कहाँ पे होगा, लेरिंग्स के अंदर होगा। वॉइस बॉक्स आपका कहाँ पे होगा, लेरिंग्स के अंदर होगा। नाउ लेरिंग्स के बाद आपकी एक लंबी ट्यूब आती है, जो गले से शुरू करते करते आपका जो मिडल ऑफ थोरासिक कैविटी है, मतलब कि छाती के यहाँ तक आपकी पाइप जाती है। ये लंबी सी पाइप को हम बोलते हैं ट्रेकिया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया। लेरिंग्स के बाद जो आपकी पाइप आएगी, ये जो है इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया, अब ये जो ट्रेकिया होता है ना, ये एक पाइप होती है। इट इज सराउंडेड बाय द इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। इसके आजू बाजू मतलब सी शेप की ऐसी रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज होती है। ये जो ट्रेकिया होता है ना, मैंने ब्लू पार्ट से बताया हुआ है। तो ट्रेकिया इज सराउंडेड बाय द इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, सॉफ्ट बोन होता है, इससे सराउंडेड होता है। ये क्या करता है, विच प्रिवेंट द कोलेप्सिंग ऑफ द ट्रेकिया। जैसे अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा तो क्या होगा, जब हवा निकल जाएगी ना, तो हम कोई किसी पाइप में से हवा निकालते तो वो क्या हो जाता है, पिचक जाती है ना, ऐसे हो जाती है, बराबर, दब जाती है। तो अगर समझो हमारी ट्रेकिया ऐसी हो गई तो हम तो मर जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भगवान ने क्या किया है कि ये जो ट्रेकिया है, इसके आजू बाजू एक इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग लगाई हुई, जिससे वो दब ना जाए, विच प्रिवेंट द कोलेप्सिंग ऑफ द ट्रेकियल ट्यूब, जो ट्रेकियल ट्यूब को कोलेप्स होने से बचाता है। नाउ अब ये जो ट्रेकिया होती है, ये जो ट्रेकिया होती है, ये हमारी जो केविटी है, थोरासिक केविटी है, बराबर। तो ये ट्रेकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट की तरफ जाता है और एक एक राइट की तरफ जाएगा और एक लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो ये जो ट्रेकिया है, इट इज फर्दर डिवाइडेड। अब देखो, तो ये जो आपकी पाइप है वो यहाँ पे भी जा रही है और यहाँ पे भी जा रही है। तो ये यहाँ पे जो लेफ्ट में जाते हैं उसको हम बोलते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, बराबर, और जो राइट में जाती है उसको हम बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट, मतलब ट्रेकिया आगे जाके आपके डिवाइड हो गई, एक राइट की तरफ चली गई, जिसको हम बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्लूरल है, सिंगुलर होता है इसका ब्रोंकस। तो ट्रेकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब बच्चों याद रखना है, ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, ये 3 लॉब में डिवाइड होती है, 1 2 3, जबकि जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं वो 2 लॉब होते हैं। मतलब हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें 2 लॉब, राइट लंग्स होता है उसमें 3 लॉब होते हैं, लेफ्ट लंग्स होते हैं उसमें 2 लॉब होते हैं, क्योंकि लेफ्ट की तरफ हमारा थोड़ा हार्ट होता है तो थोड़ा छोटा हो जाता है। बराबर, सो नाउ ये जो आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई। नाउ ये प्राइमरी ब्रोंकाई वापस आपकी डिवाइड हो गई सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सो ट्रेकिया किस में डिवाइड हो गई आपकी, प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। आगे जाके जैसे जैसे ये डिवाइड होते जाते हैं ना, वैसे 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 छोटी हो जाती है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द डायमीटर, मतलब छोटी 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 पतली होती जाती है। ऐसा नहीं कि सेम ही होता है, पतली होती जाती है।
तो प्राइमरी ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाए, मतलब ये प्राइमरी हो गई, फिर ये 3 पार्ट हो गए 1 2 3, तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई भी वापस आगे जाके आप देखोगे ना तो डिवाइड हो गई बराबर। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई आपकी डिवाइड हो गई टर्सरी ब्रोंकाई में, टर्सरी ब्रोंकाई में, मतलब ट्रेकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्सरी ब्रोंकाई। तो आप देखो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई वापस आपकी डिवाइड हो गई टर्सरी ब्रोंकाई में, मतलब ये क्या हो गया, ये आपके टर्सरी ब्रोंकाई है। ये टर्सरी ब्रोंकाई वापस छोटी 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 ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। स्पेलिंग याद रखना, ब्रोंक्यूल, नॉट ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल बराबर। नाउ तो ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल। नाउ अब ये जो ब्रोंक्यूल है ना, तो आप देखोगे ये ब्रोंक्यूल वापस आपकी डिवाइड हो गई बराबर, किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, पीछे एस लग गया है, ब्रोंक्यूल्स, मतलब क्या हो गया, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स। नाउ ये जो आपकी ब्रोंक्यूल्स है बराबर, ये यहाँ पे ओपन हो रही है, ये जो पाइप है बराबर, इस पाइप को हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, तो इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट बराबर। तो आपकी जो ब्रोंक्यूल से ये वापस छोटी 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 ट्यूब में डिवाइड होती है, तो उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। अब ये एल्वियोलर डक्ट एक थैली, मतलब एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली या तो एल्वियोलर सेक, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली या तो एल्वियोलर सेक। ये जो एल्वियोली होती है, इट इज सराउंडेड बाय द सिंगल सेल थीन मेम्ब्रेन, एक पतला मेम्ब्रेन होता है जिससे, तो एक्चुअली गैस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एल्वियोली, एल्वियोली, ये एल्वियोली में आप देखोगे तो एल्वियोली कार्बन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा ब्लड के अंदर, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा। तो वे आपको याद रखना है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोली, एल्वियोली। सो बच्चों, आज हमने बात की रेस्पिरेशन के बारे में और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। कीप वॉचिंग और कीप स्टडिंग। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी मेरी आने वाली वीडियो है इस चैप्टर के स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजी एंड स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी, और जो हमारी सीरीज़ है नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज, वो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।